वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की और वेस्पर थ्योरी की बात करेंगे। और सबसे पहले हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे कि इसने क्या कहा और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग की बात किस तरह की। इसने कहा कि सबसे पहले हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlap to give molecular orbitals. अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स की बात है तो हाइब्रिडाइजेशन की बात है। सबसे पहले अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी और उसके नतीजे में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। So covalent bonds are formed by mutual overlapping of half-filled atomic orbitals to give molecular orbitals. फिर इसी तरह इस थ्योरी ने लिजेंड्स और मेटल एटम्स के कम्बो की बात की कि लिजेंड्स और मेटल एटम्स कंबाइन टू गिव अ कॉम्प्लेक्स, और यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। और सेंट्रल मेटल एटम होगा और इसके गिर्द ऐसी स्पीशी होंगी जिनके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, जैसे कि ये सायानोआइन है या सायानाइड है, और ये यहाँ पे जुड़ेंगी और आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलेगा पोटाशियम हेक्सोसायानो फेरेटाइन, और इसके ऊपर चार्ज भी होगा, यानी कि ओवरऑल स्पीशी के ऊपर कोई ना कोई चार्ज भी आएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हेक्सासायानो फेरेटाइन। तो यहाँ पे भी डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं 2 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है। तो इसने कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन की बात भी की कि मेटल एटम सेंट्रल एटम होता है। सबसे पहले ये आयोनाइज होते हैं। आयोनाइज होने के नतीजे में इनके वैलेंस शेल में ऑक्यूपेंसीज बनती हैं। अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उन खाली ऑर्बिटल्स को फिल करने के लिए, और फिर कोई ऐसी स्पीशी आके अटैक करती है जिसके पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, तो फिर ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैप किस तरह से होगी, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड किस तरह फॉर्म होता है। एस ऑर्बिटल की कोई ओरिएंटेशन नहीं है अलोंग प्लेन्स, तो इसकी स्फेरिकल शेप है। ये 2 हाइड्रोजन्स का 1s1 है और ये इनका इलेक्ट्रॉन है। ये मिले और आपके पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हुआ या मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ। तो ये है ऑर्बिटल फॉर्मेशन। इसी तरह से S और P की बात करेंगे। HCl की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। दिस इज़ हाइड्रोजन 1s1 एंड दिस इज़ P ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑर्बिटल फॉर्म होगा और दिस इज़ sp। यहाँ पे क्लोरीन का p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है किसी भी ओरिएंटेशन में, लेकिन इस तरह से आपके पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना सेंटर में, और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये एंटी बॉन्डिंग की तरफ बात जाती है। क्योंकि इसने बाज़ाब्ता तौर पर इसकी बात नहीं की, लेकिन डेफिनेटली जब वेव फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी फॉर्म होगा, उसके लोब्स फॉर्म होते हैं, एंटी बॉन्डिंग के फॉर्म होते हैं, और ये एंटी बॉन्डिंग के कैंसिल आउट हो जाते हैं। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि सेम साइन रखते हैं, सिमिलर साइन, वो जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन की तरफ जाता है। सो कोवलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड overlap of half-filled atomic orbitals. A molecule is formed eventually. इसके बाद अगर P और P की ओवरलैप हमने देखनी है तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स को देख लें।
क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स में वैलेंस शेल p में फिलिंग है। अब यहाँ पर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग बनेंगे और इस तरह से इनके लोब्स, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और ये एंटी बॉन्डिंग के, और इस तरह से मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी अब अगर ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव जब कोरिस्पॉन्ड करेंगे तो फिर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा, और जब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव मिलेगा तो फिर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा। इसके बाद लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की भी बात की। अभी H2S का मॉलिक्यूल है, सल्फ़र सेंट्रल स्टेज पे है, इसके साथ 2 हाइड्रोजन्स हैं और बॉन्ड फॉर्म करने के बाद सल्फ़र के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। तो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उसकी वजह से जो ज्योमेट्री है, सिमेट्री है, वो अब यहाँ पे बेंट हो गई। सो दिस इज़ अ बेंट सिमेट्री एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो जब अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, अनहाइब्रिडाइज्ड या लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की जब बात आएगी तो फिर सिमेट्री जो है वो उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल की वेरी करती चली जाएगी। पाई बॉन्ड्स की फॉर्मेशन कब होगी? जब अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे। अगर ओवरलैप करते हैं तो उसके नतीजे में फिर हमें एक और बॉन्ड मिलेगा जिसको पाई बॉन्ड कहेंगे। अब ये कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2, 2s2 एंड 2p2 है। तो यहाँ s और p की ओवरलैपिंग होगी। ये s के इलेक्ट्रॉन्स, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। इस केस में ये सब के सब बॉन्डिंग में जाएंगे, जैसे कि हमारा मॉलिक्यूल है इथेन का। अब यहाँ पे कोई भी अनहाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है। ये सारे के सारे बॉन्ड जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड्स हैं क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर हम इसी तरह कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखें जिसमें एक S और 2 P इन्वॉल्व हैं, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं, तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिड भी है। अब ये वाला जो है ये मिसाल के तौर पर pz का है, तो फिर ये ओवरलैप करेंगे 2 कार्बन्स के लिए, और इस केस में आपको एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सिग्मा बॉन्ड भी बॉन्ड मिलेगा, जिसको हम कहेंगे कि दिस इज़ अ पाई बॉन्ड, और इसकी ओवरलैपिंग अबव या बिलो द प्लेन ऑफ द सिग्मा बॉन्ड है। नाउ दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथीन। इसी तरह से अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के नतीजे में या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के नतीजे में हमें डायामैग्नेटिक मिलते हैं कंपाउंड्स, डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक। जब भी अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी और वो बाज़ाब्ता तौर पर बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं हुए, तो फिर वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेंगे, जैसे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बाज़ाब्ता तौर पर तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन की बात है। तो जब भी हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, यानी ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। ये बेरिलियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक p में प्रमोट हो गया, और p में प्रमोट होने के नतीजे में अब ये इंटरमिक्स हुए और आपके पास sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए, sp एंड sp। तो यहाँ पे बेरिलियम क्लोराइड की एक लीनियर सिमेट्री है और बॉन्ड एंगल्स जो है ये 180 डिग्री का है। तो इस तरह से ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की बात करते हैं।
और यहाँ पे बोरॉन के एटॉमिक नंबर 5 है, तो 1s2 2s2 एंड 2p1। तो ये वाले ऑर्बिटल इंटरमिक्स करते हैं, s के इलेक्ट्रॉन्स अनपेयरिंग हो गए और ये आपको मिलेगी sp2 एंड sp2। सबसे पहले अनपेयरिंग होगी, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन में या हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे। अब ये अनपेयरिंग के नतीजे में 3 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म हुए हैं और इसी तरह से आपको बोरॉन ट्राईफ्लोराइड मिलेगा ट्राइगोनल पिरामिडल शेप में। इस तरह से एक पिरामिड सा बनता है। सो दिस इज़ ट्राइगोनल पिरामिड सॉर्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसी तरह से अगर sp3 की बात करें तो मीथेन का मॉलिक्यूल इसकी मिसाल है। कार्बन यहाँ पे जो है वो टेट्राहेड्रल अरे में हाइड्रोजन्स के साथ जुड़ा हुआ होगा, बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री का होगा और टेट्राहेड्रल अरे होगी। सो दिस इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके यहाँ पे कार्बन जो है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके 1s2 2s2 एंड 2p2। तो यहाँ पे s और p की ओवरलैपिंग के नतीजे में 4 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स आपको मिलेंगे और ये चारों के चारों बॉन्डिंग में इस्तेमाल होंगे और इस तरह से आपको टेट्राहेड्रल अरे मिलेगी। ये है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी को देखेंगे। अब यहाँ पे रिपल्जन की बात है। ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसने सिर्फ बात की थी कि वैलेंस शेल किसी न किसी तरीके से इंटरमिक्स होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन की तरफ बात जाती है। लेकिन इसने ये कहा कि रिपल्जन को भी टेक इनटू कंसीडर आपने करना है। जब तक आप रिपल्जन को कंसीडर नहीं करते उस टाइम तक आप ज्योमेट्री मॉलिक्यूल्स की सही तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। और इसने ये बात की कि जो लोन पेयर और लोन पेयर की रिपल्जन है वो सबसे ज़्यादा है। लोन पेयर रिपल्जन एट मैक्सिमम है। सेकंड नंबर पे लोन पेयर की बॉन्ड पेयर के साथ रिपल्जन है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्जन है और तीसरे नंबर पे बॉन्ड पेयर रिपल्जन है। पॉइंट ये है कि स्पेशियल अरेंजमेंट में जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ द बॉन्डेड एटम नहीं होते, इनकी एक अपनी ओरिएंटेशन है और ये फ्री हैं। तो इनका जो वेव फंक्शन है, इनकी जो प्रोबेबिलिटी है जहाँ इनको फाइंड किया जा सकता है, वो उसकी जो चार्ज डेंसिटी आप कह लें वो ज़्यादा है, या सादा लफ्ज़ों में ये जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए इनकी रिपल्जन भी मैक्सिमम है लोन पेयर्स की। तो जब तक आप लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को टेक इनटू कंसीडर नहीं करते उस टाइम तक हम सिमेट्री ज्योमेट्री सही तरीके से मॉलिक्यूल्स की प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे वो सिंपल मॉलिक्यूल हो जैसे कि मीथेन का मॉलिक्यूल है, NH3 का मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल है, या कॉम्प्लेक्सिस की बात करें। दोनों सूरतों में आपने ये चीज़ देखनी है कि लोन पेयर्स कितने हैं या अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो जब भी आप इस दो चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो फिर इस थ्योरी की समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे अगर हम मीथेन की बात करें तो ये है टेट्राहेड्रल अरे। ये बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने भी की, यही बात इसने भी की कि ये एक टेट्राहेड्रल अरे है मीथेन के मॉलिक्यूल की या किसी भी AX4 नेचर के मॉलिक्यूल की। और सेंट्रल एटम जो है वो कार्बन है, जो हाइड्रोजन्स हैं वो इस तरह से ओरिएंटेड हैं कि ये जो बॉन्ड एंगल है कार्बन हाइड्रोजन कार्बन का ये 109.5 डिग्रीज के करीब है और ये टेट्राहेड्रल सिमेट्री है। बिल्कुल इसी के मुकाबले पे आप अमोनिया को देखें तो ये NH3 है, ये आप टेट्राहेड्रल अरे भी है और बेंट भी है, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है और इसकी एक अपनी
स्पेशियल अरेंजमेंट है। इस वजह से ये जो बाकी हाइड्रोजन्स हैं ये इस तरह से अलाइन करेंगी कि इसकी रिपल्जन को ओवरकम करें। तो टेट्राहेड्रल होने के साथ इसको आप बेंट ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। बॉन्ड एंगल 109 से श्रिंक होकर अब तकरीबन 104.5 डिग्रीज के करीब होगा या 105 के करीब होगा। तो उसकी वजह क्या हुई? लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्जन। सिमिलरली वाटर का मॉलिक्यूल है, इसमें भी ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। अगेन ये बेंट ज्योमेट्री है और जो बॉन्ड एंगल है वो इसी तरह से 104 के करीब होगा। तो बात बताने वाली ये लोन इलेक्ट्रॉन पेयर की है और ऑक्सीजन के जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनको भी आपने कंसीडर करना है जब भी ओरिएंटेशन की बात आएगी, ज्योमेट्री की बात आएगी। और ये याद रखें कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वैलेंस शेल में जो इसके पास मौजूद हैं। इन दोनों को टेक इनटू कंसीडर करना पड़ेगा जब आप इसकी अरेंजमेंट देखेंगे। तो ये इससे भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, ज़्यादा श्रिंक हो जाएगा सिस्टम। तो ये है इसका खुलासा। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, जब हम कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो सेंट्रल मेटल एटम है एक लाजमन, और ये एट मैक्सिमम अपने साथ 6 ऐसी स्पीशीज़ को जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स रखती हैं बाइंड करने की सलाहियत रखती है, जैसे कि ये सायानो ग्रुप है। तो यहाँ पे भी आपने इनकी हाइब्रिडाइजेशन देखनी है और फिर उसके अगेंस्ट इनकी केमिस्ट्री देखी जाएगी। अब निकल जो है ये यहाँ पे सेंट्रल स्टेज लिए बैठा है और इसके गिर्द 6 सायानो ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे जो बात बताने वाली है वो यही है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन, यानी कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं और कितनी स्पेसीज अवेलेबल हैं। जैसे कि यहाँ पे निकल ने 6 स्लॉट्स खाली किए अपने, यानी इसने 6 ऑर्बिटल्स को वकेट किया अपने वैलेंस शेल से, जिसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स शामिल हैं। कुछ ओरिएंटेशंस डी ऑर्बिटल की, कुछ ओरिएंटेशंस पी ऑर्बिटल की। पी ऑर्बिटल की तो सारी ही होंगी, डी की कुछ होंगी, सारी नहीं इन्वॉल्व होंगी, और एस ऑर्बिटल की। तो ये वैलेंस शेल की जो इसकी ओरिएंटेशंस हैं या स्पेसीज ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको ये वकेट करेगा। फिर ये जो लोन इलेक्ट्रॉन पेयर वाली स्पीशी है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ आके तो किसी ना किसी केमिस्ट्री में, किसी ना किसी सिमेट्री में जुड़ जाएगी। जितनी स्पेसीज उसको मिलेंगी, जितने वेकेंट ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसको, वहाँ पे आके ये ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री है ये वाली। इसी तरह से स्क्वायर प्लेनर भी हो सकती है अगर 4 स्पीशीज़ इन्वॉल्व हों। मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर हम कोबाल्ट को लें सेंट्रल एटम, और यहाँ पे हम लें NH3 को, इसके पास भी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये जो केमिस्ट्री इनकी बनेगी 4 स्पेसिस के साथ, ये स्क्वायर प्लेनर कहलाएगी। दिस इज़ अ स्क्वायर प्लेन लाइक दिस। तो जो बात बताने वाली है ये है कि मेटल एटम्स की भी ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम पे डिपेंड करेगी कि जो बाकी स्पीशीज़ हैं उसके साथ लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स वाली वो किस तरह से आके बॉन्ड फॉर्म करेंगी और किस तरह से अरेंज होंगी। तो हाइब्रिडाइजेशन भी आ गई यहाँ पे, वैलेंस शेल की ऑक्यूपेंसीज और एम्प्टी होना भी आ गया, और लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स की रिपल्जन। तो ये 3 चीज़ें हैं जिनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने डील किया, और इस तरह से हम ज़्यादा बेहतर तरीक़ पर अब मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को स्टडी कर लेते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड, डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर किया जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लीनियर अरे में है। ये बेरिलियम क्लोराइड है, ये लीनियर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे। इसी तरह से बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ट्राइगोनल पिरामिडल, तो ये BF3 का मॉलिक्यूल है। सेंट्रल एटम इज़ बोरॉन और 3 फ्लोरीन्स इसके साथ जो हैं वो लगी होंगी। इस अरे को आप कहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। 4 आ जाएं सेंट्रल एटम के गिर्द,
जैसे कि हमने मीथेन को देखा, यही आसान है समझने में। तो टेट्राहेड्रल अरे की बात हम करते हैं, टेट्राहेड्रल अरे की। इसी तरह से अगर 5 स्पीशीज सेंट्रल एटम के गिर्द अटैच्ड हैं, ये हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल एटम्स की। जहाँ मेटल एटम सेंट्रल एटम नहीं है, वो फिर लीजेंड्स की बात आ जाती है, वहाँ पे डी ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन की बात आ जाती है, वैकेंसीज की बात आ जाती है। ये नॉन मेटल एटम्स की बात हम कर रहे हैं। तो अगर सेंट्रल एटम हो फास्फोरस की PCl5 है, तो ये फास्फोरस की सेंट्रल पोजीशन और ये उसके गिर्द क्लोरीन्स हैं, और ये वाली जो सिमेट्री इसको कहते हैं बाई पिरामिडल। कुछ एंगल्स 90 के होंगे, कुछ 120 के होंगे, इसको कहेंगे बाई पिरामिडल। और अगर 6 मॉलिक्यूल सेंट्रल एटम के साथ लगे हैं और वो मेटलॉइड है, मेटल नहीं है, यानी कि कॉम्प्लेक्स की बात नहीं कर रहे, तो फिर SF6 का मॉलिक्यूल इसकी अच्छी एग्जांपल है। ये भी ऑक्टाहेड्रल अरे में जुड़ेंगे, ऑक्टाहेड्रल अरे में। तो ऑक्टाहेड्रल किस तरह से होगी? इस तरह से 90 के एंगल्स फॉर्म होंगे। समथिंग लाइक दिस। सो दिस इज़ एन ऑक्टाहेड्रल अरे, और ये सेंट्रल एटम सल्फ़र है और उसके गिर्द 6 फ्लोरीन्स लगी हुई हैं, और इसको ऑक्टाहेड्रल अरे कहेंगे। तो इस तरह से ये हमारी स्पीशीज़ की अरेंजमेंट है। ये एक बात भी याद रखने वाली है कि रेगुलर ज्योमेट्री होगी। अगर सिमिलर इलेक्ट्रॉन्स हों तो एक रेगुलर सिमेट्री फॉर्म होगी। डिसिमिलर इलेक्ट्रॉन और डिसिमिलर एटम्स होंगे तो सिमेट्री थोड़ी सी, जो ज्योमेट्री है वो थोड़ी सी एसिमेट्रिक होने का चांस है। तो ये भी बात इसमें याद रखने वाली है। बाकी सादा लफ्ज़ों में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी यही है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करें तो इसमें कहता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं ये कोरिस्पॉन्ड करते हैं लोअर एनर्जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो कोरिस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स हायर एनर्जी रिलेटिव टू द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग हायर एनर्जी देन द कोरिस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर इनको वेव के तौर पर कंसीडर किया जाए इलेक्ट्रॉन्स को या उनके मोशन को, वेव लाइक प्रोपगेशन की अगर बात करें तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। और नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। ये है इसका खुलासा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी ने पोलराइजेशन की भी बात की थी। यहाँ पे भी इस पोलराइजेशन को इस्तेमाल किया जा सकता है। ये पोलराइजेशन आती है रिलेटिव एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी अगर इक्वल एनर्जी के हैं तो फिर चांस कम है। अगर एनर्जी लेवल्स डिफरेंट हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स के तो फिर चांस है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो किसी न किसी एटॉमिक ऑर्बिटल से कोरिस्पॉन्ड करेगा, तो पोलराइजेशन का चांस फिर स्पीशी में है। बहरहाल यहाँ पे हम हाइड्रोजन, एक सिंपल सा मॉलिक्यूल है, इसकी मिसाल देखते हैं। ये इसका 1s हाइड्रोजन से देखते हैं, ये इसका 1s1 है, ये दूसरा हाइड्रोजन है, ये इसका 1s1 है, और ये इसके इलेक्ट्रॉन्स, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं आएगा, और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें पेयर आ गया। तो ये लोअर देन एनर्जी है, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं, न्यूट्रल स्पीशी फॉर्म होगी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा,
और नेट इफेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं। इसी तरह से हीलियम के मॉलिक्यूल को अगर देखें, एटॉमिक नंबर 4 है, ये एक हीलियम, ये इसका 1s2 2s2, ये दूसरा हीलियम, ये इसका 1s2, 1s को तो हमने गिनना ही नहीं, हम 2s की बात करेंगे। ये इसका एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसमें भी एक जोड़ा आएगा, पहले बॉन्डिंग में जाएगा लेकिन याद रखिएगा पहले लोअर एनर्जी लेवल को फिल किया जाता है। और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो नेट इफेक्ट जो है वो ये है कि नो बॉन्ड एग्जिस्ट। नो बॉन्ड एग्जिस्ट का मतलब ये है कि हीलियम का मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। सो दिस इज़ MOT।